अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारी स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन के उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। फेसबुक लाइव पर इस वक्त हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान फौज और अदलिया की तरफ से सियासी अमूर में मुबैना मुदाखलत पर कानून साजों के तहफ़्फ़ुज़ात। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद जलील। नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत में पेशी, सियासी बेयकीनी की सूरत हाल पर कानून साजों के खदशात। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद इश्तियाक। जनूबी एशिया सरकर्दा फिल्म अदाकारों कमल हासन और प्रकाश राज ने दाएं बाजू की मुबैना दहशतगर्दी को हदफ तनकीद बनाया और उसकी मजम्मत की। मैं हूं नई दिल्ली से सुहेल अंजुम। इसके अलावा जनूबी एशिया से ये खबर भी है कि नई दिल्ली के ज़ेर इंतजाम कश्मीर की पुलिस ने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी के एक यूथ लीडर को मुश्तबा मुसलमान अस्करियत पसंदों ने कत्ल कर दिया है। 28 साला गौहर अहमद भट्ट की लाश जुमेरात की शाम जनूबी जिले शोपियां के गांव खिलरा में पड़ी मिली है। इसके अलावा दूसरी अहम खबरों में शाम के सरकारी मीडिया का कहना है कि शाम और उसके इत्तेहादी साथियों ने मशरकी शहर दीर अज़ूर को मुकम्मल तौर पर दाइश के कब्जे से छुड़ा लिया है। अमरीकी फजाई फौज का कहना है कि कोरियाई जजीरे के इलाके में जंगी मशकों के सिलसिले में जुमेरात के रोज गुआम के अड्डे से BIB बमबार तैयारों, जबकि जनूबी कोरिया और जापान से परवाज भरने वाले लड़ाका जेट जहाजों ने जंगी मशकों में हिस्सा लिया। स्पेन के एक जज कैटालोनिया के माजूल लीडर कार्लेस पुइगडेमॉन की गिरफ्तारी के लिए बैनुल-अक़वामी वारंट जारी करने पर गौर कर रहे हैं। और सिडनी में पनागुज़ीनों की वकालत करने वालों ने मुतालबा किया है कि मानस जजीरे में मुकीम पनागुज़ीनों को फौरी तौर पर ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल किया जाए। खबरें अब तफसील के साथ। पाकिस्तानी सेनेट के बाज़ अरकान ने सियासी और अदालती मामलात में फौज की दिलचस्पी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट दी है मोहम्मद जलील ने। पार्लियामान के ऐवान बाला यानी सेनेट में बाज़ अरकान की तरफ से मुल्क के सियासी अमूर में फौज और अदलिया की मुबैना मुदाखलत से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। सेनेट में मुल्क के इदारों के इख्तियारात और उनकी हदूद से मुतल्लिक होने वाली बहस के दौरान बाज़ सियासी जमातों के कानून साजों ने इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर ने जुमे को इस बारे में वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए कहा, आर्म फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान बराह रास्त भी हुकूमत करती रही है दौरे आम की, लेकिन जब अवाम की हुकूमतें आती हैं, अवाम की इलेक्टेड, तो उसमें भी वो उनका एक इंटरफेरेंस रहता है और ये 2 पोल्स ऑफ पावर है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो स्पेस है वो कम होती जा रही है और ये ऐसे होती जा रही है कि हमारा जो एक शऊरी सतह है वो बुलंद हो रही है अवाम, और अवाम में इत्तेफाक राय है जमहूरियत पे, अवाम में इत्तेफाक राय है दहशतगर्दी के खिलाफ, अवाम में इत्तेफाक राय है कि जो वसाइल हैं उनका सही इस्तेमाल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्क में फौजी अदालतों का क़याम और हाल ही में एक मुजव्जा बिल में फौज और अदलिया को शामिल न करने से बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि ऐसा बाज़ मुक़्तदिर हलकों की वजह से किया गया है। तहम सियासी अमूर के तजियाकार अहमद बिलाल महबूब का कहना है कि जमहूरी हुकूमतें अगर आइन के मुताबिक अपने फ़राइज़ अदा नहीं करेंगी तो इसकी वजह से पैदा होने वाली खलाक़ को बाज़ इदारे पुर करने की कोशिश करते हैं। बाज़ का ऐसे तासुर मिलता है कि ऐसे मुदाखलत हो रही है एक दूसरे के मामलात में, और खास तौर पे जो हमारी सिविलियन साइड है उसके स्कोप में मिलिट्री की तरफ से ऐसे मुदाखलत के या उसमें उनके स्कोप के बारे में जो वो काम उनका करने का है वो मिलिट्री कर रही होती है, ये तासुर पैदा होता है। लेकिन उसका एक सिविलाइज्ड माशरे में यही तरीका है कि उसके फोरम से बैठ के बात कर ली जाए, जैसे पार्लियामेंट में हो रही है। पार्लियामेंट की कमेटियां हैं, इनके अंदर बैठ के बात कर ली जाए, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उससे बात की जाए। दूसरी तरफ जुमे को सेनेट के चेयरमैन रजा रबानी ने ऐवान के इजलास के दौरान कहा कि तमाम इदारों को आइन में दी गई हदूद में रहकर काम करना होगा। ताहम उन्होंने कहा कि सिर्फ बहस व मकालमे से ये मामला हल नहीं होगा, बल्कि पार्लियामान को तमाम इदारों की समत मुतय्यन करना होगी। पाकिस्तान में हालिया महीनों में मुल्क के बाद सियासी और दीगर हलकों की तरफ से मुल्क के जमहूरी निज़ाम से मुतल्लिक बाज़ खदशात का इजहार करते हुए मुल्क में टेक्नोक्रेट हुकूमत का इम्कान जाहिर किया गया था, जिसे वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी मुस्तरद कर चुके हैं। अगरचे फौज की तरफ से सेनेट के अरकान की तरफ से जाहिर किए गए ताज़ा तहफ़्फ़ुज़ात पर कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है।
ताहम फौज के शोबा ताल्लुकात आमा यानी ISPR के सरबराह मेजर जनरल आसिफ गफूर कह चुके हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत को फौज से कोई खतरा नहीं, और उनके बकौल अगर कोई खतरा हुआ तो वो जमहूरियत के तकाजे पूरे न करने से होगा। मोहम्मद जलील, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के आला हुक्काम ने एक तहरीरी बयान में पाकिस्तान में पानी में बढ़ती हुई आलूदगी का इतराफ करते हुए उस पर तशवीश का इजहार किया है। इस्लामाबाद से इसके बारे में तफसील देंगे मोहम्मद इश्तियाक। पाकिस्तान के वजीर ममलिकत बराए साइंस और टेक्नोलॉजी दोस्तैन खान ने कौमी असम्बली में एक तहरीरी जवाब में ऐवान को आगाह किया कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से हासिल किए गए 69 से 85% नमूनों से जाहिर होता है कि दस्तयाब पीने का पानी आलूदा है। ऐवान में जमा कराए गए तहरीरी बयान में आलमी अदारा सेहत और अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों से मुतल्लिक़ इदारे यूनिसेफ की रिपोर्ट का हवाला भी दिया गया कि पाकिस्तान में सिर्फ 36% आबादी पीने का साफ पानी इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि उनके इदारे ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से पानी के नमूने हासिल करने के मंसूबों का आगाज 2002 में किया था। 2002 से हमने शुरू किया मुख्तलिफ प्रोजेक्ट। हाँ जी, पहले हमने 24 शहरों को किया, फिर हमने रूरल एरिया को किया, देन फिर हमने पाकिस्तान में कुछ 10,000 वाटर सप्लाई स्कीम को किया। तो इन सारों को करने के बाद ये जो फिगर आपने बताई है 69 से 85% तक जो सैंपल है वो कंटेमिनेटेड है। इसमें जो मेजर कंटेमिनेशन है कोई 68% के करीब जो है वो है जो माइक्रोबायोलॉजिकल कंटेमिनेशन है, और 24% के करीब जो कंटेमिनेशन है वो आर्सेनिक है मुख्तलिफ जगह पे। डॉक्टर अशरफ ने बताया कि उनके इदारे ने सूबाई हुकाम से कहा है कि जहां भी उन्हें जरूरत हो पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड वाटर रिसोर्सेज उनकी मुआवनत के लिए तैयार है। रिसेंट हमने रिपोर्ट आई, उसमें भी मैंने सूबों के चीफ सेक्रेटरी को हमने लिखा है कि आपके जहां भी आपको टेक्निकल, क्योंकि हम एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, हम उनको इसके इश्यूज बता सकते हैं और उसका सोल्यूशन बता सकते हैं, उनके लोगों की कैपेसिटी बिल्ड कर सकते हैं। तो इससे ज्यादा हमारी ना तो कैपेसिटी है, ना इस्तात है, ना हमारे पास इस तरह की कोई फंडिंग अवेलेबल होती है, ना हमारा कोई मैंडेट है। तो मैंने चीफ सेक्रेटरी को रिसेंट जो रिपोर्ट भेजी है उसमें ये भी रिक्वेस्ट किया साथ कि जहां भी आपको टेक्निकल इश्यूज हो वो हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। जहां भी आपकी कैपेसिटी का इशू हो वहां पे हम आपके स्टाफ को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हैं। रवां साल अगस्त में आलमी अदारा सेहत की एक तहकीकी रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें पाकिस्तान में पीने के पानी में जहरीले मवाद आर्सेनिक की मौजूदगी का इंकशाफ किया गया था। रिपोर्ट के नताइज से जाहिर होता है कि पानी में आर्सेनिक मादे की इंतहाई ज्यादा मिकदार है जिससे लगभग 6 करोड़ अफराद की जिंदगियों को खतरा लाहक हो सकता है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में आलूदा पानी की एक बड़ी वजह मुल्क के कई इलाकों खुसूसन शहरों में पीने के साफ पानी और सीवरेज लाइनों का एक दूसरे के बहुत करीब करीब बिछाया जाना है। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़ईफ बेटी दीना वाडिया न्यूयॉर्क में 98 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। मोहम्मद अली जिन्ना के खानदानी हालात और दीना वाडिया के बारे में पाकिस्तान के एक मारूफ मुबस्सिर डॉक्टर मेहदी हसन के तासुरात पर मबनी एक रिपोर्ट नफीसा हुद भाई ने तैयार की है। पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जिन्ना की इकलौती बेटी दीना वाडिया 98 साल की उम्र में न्यूयॉर्क में इंतकाल कर गई हैं। दीना ने एक पारसी नेवल वादिया से शादी की थी जो हिंदुस्तान के एक बड़े सरमायादार खानदान से ताल्लुक रखते थे। हालांकि जिन्ना ने दीना की मां एक पारसी खातून रतन बाई से शादी की थी, लेकिन जब दीना ने एक पारसी से शादी करने पर इसरार किया तो जिन्ना ने अपनी बेटी से बात करना छोड़ दिया। इंसानी हुकूक कमीशन के सरबराह प्रोफेसर मेहदी हसन कहते हैं, ये तजाद समझ में नहीं आता कि खुद उन्होंने पारसी खातून से शादी की और जब बेटी ने पारसी से शादी की, पारसी मर्द से, तो उन्होंने उससे बातचीत करना छोड़ दिया। तो मैं ये समझता हूँ, वैसे कहा यह जाता है उनके बारे में कि उनकी बीवी मुसलमान हो गई थी। मैं ये समझता हूँ कि ये तजाद को डिफेंड नहीं किया जा सकता। हमें इल्म है कि जिन्ना का अपना खानदान गैर मुस्लिम रहा। जिस खातून से उन्होंने शादी की थी वो पारसी थी। इनकी बेटी ने जिससे शादी की वो पारसी और क्रिश्चियन माँ बाप के बेटे थे। आप क्या देखते हैं कि जिन्ना की सोच किस किस्म की थी? देखिए, जिन्ना का जो खानदान था वो इस्माइली मसलक से ताल्लुक रखता था।
1898 میں انہوں نے بمبئی کی عدالت میں جا کے ایفیڈیوٹ داخل کیا تھا کہ میرا خاندان اور میں آج تک اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھتے تھے، اور آج سے میں اور فاطمہ میری بہن ہم اثنا عشری فرقہ جو ہے شیعہ فرقہ وہ مسلک اختیار کر رہے ہیں۔ تو جہاں تک اسماعیلی فرقے کا تعلق ہے وہ غیر مسلم تو نہیں اس کو کہا جاتا، لیکن اس کے بارے میں پاکستان کے جو آرتھوڈاکس مسلمان ہیں وہ کچھ بہت زیادہ پازیٹیو خیالات نہیں رکھتے ان کے بارے میں۔ دینا جناح کی بیٹی جب پاکستان آئیں 2004 میں غالباً آئیں تو وہ جناح کے مزار پر گئیں اور وہاں جو مہمانوں کی کتاب تھی اس میں لکھا کہ کاش جناح جس طرح کا سپنا رکھتے تھے پاکستان کے لیے وہ صحیح ثابت ہوتا۔ اس سے ان کی کیا مراد تھی؟ اس سے مراد یہ تھی کہ جناح کا جو ویژن تھا پاکستان کا وہ ان کی 11 اگست کی تقریر میں بہت واضح طور پہ موجود ہے، اور اس کو تقریباً ہر حکومت نے وائلیٹ کیا، خاص طور پہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں تو بہت زیادہ وائلیشن ہوئی اس کی۔ وہ جو ویژن تھا جناح کا کہ ریلیجن از اے پرسنل میٹر آف فیتھ فار ایوری انڈیویجول، اس کو ہم نے وائلیٹ کیا ہے۔ یہ تھے انسانی حقوق کمیشن کے چیئرمین پروفیسر مہدی حسن۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ شام کے سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ شام اور اس کے اتحادی ساتھیوں نے مشرقی شہر دیر الزور کو مکمل طور پر داعش کے قبضے سے چھڑا لیا ہے۔ شام کے فوجی ذرائع نے شناخت ظاہر نہ کرتے ہوئے رائٹرز کو بتایا کہ مسلح فوجوں نے اتحادی فورسز کے تعاون سے دیر الزور کو داعش کی دہشت گرد تنظیم کے پنجوں سے مکمل طور پر آزاد کرا لیا ہے۔ دیر الزور شام کی تیل کی پیداوار کا مرکز اور مشرقی شام کا سب سے بڑا اور اہم شہر ہے۔ شمالی کوریا کے ایک سابق سفارتکار گزشتہ برس اپنے خاندان کے ساتھ جنوبی کوریا چلے گئے تھے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ امریکہ کو شمالی کوریا کے لیڈر کے خلاف نرمی کا رویہ اپنانا چاہیے۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی۔ شمالی کوریا چھوڑ کر جنوبی کوریا چلے جانے والے ایک اعلیٰ سابق عہدیدار کا کہنا ہے کہ کم جونگ ان کی مطلق العنان حکومت ممکن ہے اس سے کہیں کمزور ہو جتنا کہ لوگ خیال کرتے ہیں، اور وہ امریکہ پر زور دے رہے ہیں کہ وہ کم کے خلاف نرم رویہ اپنائے۔ تی جونگ ہو لندن میں شمالی کوریا کے سفارت خانے میں سابق ڈپٹی چیف آف مشن تھے، جو گزشتہ برس اپنے خاندان کے ہمراہ جنوبی کوریا چلے گئے۔ تھے نے امریکی ایوان نمائندگان کی خارجہ امور کی کمیٹی کی ایک سماعت کے دوران بدھ کے روز کہا، Frankly, Kim Jong-un is not fully aware of the strength and might of American military power. شمالی کوریا کی سکونت ترک کر کے جنوبی کوریا منتقل ہونے والے تی جونگ ہو کہہ رہے ہیں کہ صاف بات تو یہ ہے کہ کم جونگ ان امریکہ کی فوجی قوت اور طاقت کے بارے میں مکمل طور پر واقف ہی نہیں، اور اسی غلط فہمی کی بنا پر کم جونگ ان سمجھتے ہیں کہ وہ تعزیرات کے باوجود اپنے میزائل پروگرام کو کامیابی سے مکمل کرتے ہوئے امریکہ کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ شمالی کوریا کی حیثیت کو تسلیم کرے۔ بعض لوگ نرم رویے پر یقین نہیں رکھتے اور صرف فوجی حل کے انتخاب کی بات کرتے ہیں، لیکن اس پر دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا ہم نے تمام غیر فوجی آپشنز کو آزما لیا ہے، جس کے بعد ہی شمالی کوریا کے لیے فوجی آپشن کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ کم جونگ ان کے جوہری ہتھیاروں اور خطرات سے نمٹنے کے لیے تمام آپشنز زیر غور ہیں۔ بہزت جیلانی، اردو VOA، واشنگٹن۔ امریکی فضائی فوج کا کہنا ہے کہ کوریائی جزیرے کے علاقے میں جنگی مشقوں کے سلسلے میں جمعرات کے روز گوام کے اڈے سے BIB بمبار طیاروں، جبکہ جنوبی کوریا اور جاپان سے پرواز بھرنے والے لڑاکا جیٹ جہازوں نے جنگی مشق میں حصہ لیا۔ یہ مشن ایسے میں ہوا ہے جب ایک روز بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ جاپان، جنوبی کوریا، چین، ویتنام اور فلپائن کے 12 روزہ دورے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ امریکی فضائیہ نے بتایا ہے کہ بمبار طیارے کسی موجودہ مشق کی وجہ سے شامل نہیں کیے گئے۔
ایک بیان میں فضائیہ نے بتایا ہے کہ یہ مشق بہت پہلے سے طے تھی۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نشریہ جاری ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں۔